क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 12 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवेल्स बाय टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वॉवेल्स इन ईच वर्ड प्लीज। इसकी मीनिंग, क्वेश्चन में हमसे यह कहा गया कि 12 कॉन्सोनेंट्स और 5 वॉवेल्स में से 4 कॉन्सोनेंट्स और 3 वॉवेल्स के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन की मीनिंग समझे। 12 कॉन्सोनेंट्स और 5 वॉवेल्स में से 4 कॉन्सोनेंट्स और 3 वॉवेल्स के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। वर्ड्स बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अरेंजमेंट या परमुटेशन। लेकिन जरा सोचिए, जिन वर्ड्स का, जिन अल्फाबेट्स का हम अरेंजमेंट करने वाले हैं, क्या वो वर्ड्स हमारे पास हैं? नहीं, अभी तो है ही नहीं। अभी क्या है हमारे पास? अभी हमारे पास केवल 12 कॉन्सोनेंट्स हैं, 12 कॉन्सोनेंट्स है, 5 वॉवेल्स हैं। ये है। इसमें से 4 कॉन्सोनेंट्स और 3 वॉवेल्स, 5 वॉवेल्स में से 3 वॉवेल्स के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अभी ये 4 कॉन्सोनेंट्स और 3 वॉवेल्स हमारे पास आए नहीं है, अभी तो मिलाने हैं। तो हमने क्या किया, इनका सिलेक्शन कर लिया, क्योंकि कहीं में से कुछ लाने के लिए, ये कॉम्बिनेशन की मैंने एग्जांपल में यहीं से स्टार्ट किया था कि अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, हमें 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है, तो उन 12 में से 3 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। और इस सिलेक्शन की मीनिंग ये होती है कि वो 3 अब वहां नहीं रह जाते जहां पहले थे, वो 3 अब दूसरे जगह जा चुके हैं। सिमिलरली 12C4 की मीनिंग ये है 12 कॉन्सोनेंट्स जहां भी थे वहां से हमने 4 कॉन्सोनेंट्स को ले लिया है, तो हमने कर दिया है 12C4। हमें 3 वॉवेल्स भी चाहिए, तो हमने 3 वॉवेल्स अब कितने वॉवेल्स में से लिया, 5 वॉवेल्स में से, इंटू 5C3। क्योंकि 4 कॉन्सोनेंट्स और 3 वॉवेल्स लेने का, सेलेक्ट करने का केवल एक ही केस है, इसलिए इसे हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई हमने कर दिया। लेकिन जरा सोचे, इसकी मीनिंग यह है कि हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट्स आ गए, 3 वॉवेल्स आ गए, लेकिन वर्ड्स तो बनाने के लिए इनको मिक्स करना पड़ता है। ऐसे तो वर्ड्स कहीं होते ही नहीं है कि 4 कॉन्सोनेंट्स अलग है, 3 वॉवेल्स अलग है। ऐसे वर्ड तो शायद हमें सोचने पड़े, और मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं। वर्ड्स तो हमारे पास आ गए, लेकिन अब इनके अरेंजमेंट चाहिए, क्योंकि हमसे यह कहा गया है कि 4 कॉन्सोनेंट्स और 3 वॉवेल्स के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो वर्ड्स तो तभी हमें पता चलेगा कितने बनाए जा सकते हैं जब हम इनका अरेंजमेंट करें। तो अब अरेंजमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास तो 7 अल्फाबेट्स, इंटू 7p7 या 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो इसका पहला ऑप्शन यही था, 12C4 इंटू 5C3। दूसरा ऑप्शन कुछ और था, तीसरे ऑप्शन में था 4950 इंटू 7 फैक्टोरियल। डी ऑप्शन था नन ऑफ दीस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि 12C4 इंटू 5C3, और ये सोचते ही ये चेक कर देखेंगे कि वो पहले ऑप्शन में ही है, सोचते जी हमसे अच्छा तो कोई होगा ही नहीं, लगा इसी को। सही आंसर है 4950 इंटू 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 12C4 और 5C3 का मल्टीप्लीकेशन अगर आप सिंप्लीफाई करें तो यही बनता है 4950 और इंटू 7 फैक्टोरियल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, very important question. 18 guests have to be seated, 9 on each side of a long rectangular table. 4 particular guests decide to sit one side of the table and 3 others on the another side. The number of ways in which the seating arrangement can be made. Question की मीनिंग समझे। 18 guests have to be seated. 18 guests हैं, चेक कर लें। 18 गेस्ट, ये एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल
कि दोनों साइड्स बैठने वाले हैं, मीनिंग 9 9 एक एक साइड में बैठने वाले हैं। ये एक लाभ रेक्टेंगुलर टेबल, कोई भी 9 उस साइड, कोई भी 9 इस साइड। लेकिन इसमें जो 18 गेस्ट थे उसमें से 4 पर्टिकुलर ने कहा कि हमें एक पर्टिकुलर साइड में ही बैठना है। 4 ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हमें केवल एक साइड में बैठना, साथ में नहीं, एक साइड में बैठना है। सबने कहा ठीक है जाओ बैठ जाओ। ये 4 इस साइड बैठ गए। 3 पर्टिकुलर ऑन अनदर साइड, जिस साइड ये 4 बैठे थे 3 पर्टिकुलर थे और भी थे। उसने कहा कि जिस साइड ये बैठे उसके अपोजिट साइड मुझे बैठना है, साथ में नहीं, एक बार फिर साइड में केवल बैठना है। तो ये 3 हमने मान लिया, इस साइड बैठ गए। अगर ये कंडीशन है तो 9 9 बैठने के सीटिंग अरेंजमेंट्स क्या होंगे, मीनिंग एक साइड में 9 दूसरे साइड में 9, बैठने के सीटिंग अरेंजमेंट्स क्या होंगे, यही आपका क्वेश्चन है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 4 पर्टिकुलर एक साइड आ गया, 3 पर्टिकुलर दूसरे साइड आ गए, हमें एक एक साइड में 9 9 चाहिए। 4 यहां हो चुके हैं, हमें इस साइड को कंप्लीट करने के लिए और कितने चाहिए, 5 चाहिए। कितने में से चाहिए, 11 में से। 11 क्यों, क्योंकि टोटल 18 थे और 18 में से ये 7 निकल चुके हैं, तो बचे 11। 11 में से इस साइड को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 चाहिए। हमने कहा जो 5 इस साइड में आना चाहते हो आ जाओ। मान लो ये 5 इस साइड में आते हैं, तो हमें लिखना चाहिए 11C5। 11C5 की मीनिंग इन 11 में से ये 5 इस साइड में आ चुके हैं, 9 कंप्लीट हो गया। अब अगर ये निकल चुके हैं तो 6 ही तो बचेंगे, और 6 को इस साइड के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है, तो ये 6 इस साइड में आ जाएंगे। इंटू 6 से 6 लिखिए, आना लिखिए। 9 9 दोनों साइड में हो गए, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है कि 9 9 को आप करें रखें। हमसे ये कहा गया है कि 9 9 बैठने के सीटिंग अरेंजमेंट्स क्या होंगे। हमने 9 9 तो बैठा दिया, अब इनके सीटिंग अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। इस साइड के 9 का अरेंजमेंट करेंगे तो आएगा 9 फैक्टोरियल, और इस साइड के 9 का अरेंजमेंट करेंगे तो आएगा 9 फैक्टोरियल। अब क्योंकि 6 से 6 1 होता है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर 11C5 इंटू 9 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है। अब क्योंकि 9 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो अपने इस क्वेश्चन के आंसर को यही छोड़ देंगे आप। एग्जाम में जब पूछा गया था तो इसी फॉर्म में ऑप्शन छोड़ दिए गए थे, क्योंकि फर्दर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं। एक एग्जांपल से सुन लेते हैं, हो सकता है और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा मेथड यूज करेंगे। देखिए, आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये एक्सप्लेनेशन समझ में ना आया हो, तो हम इसे एक बार और देखते हैं दूसरे तरीके से। देखें, एक स्टोरी सुने। मैं जिसमें 10th में था उसमें क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, और जिस कॉलोनी में मैं रहता था मेरे ही इक्विवेलेंट 18 स्टूडेंट्स हुआ करते थे। तो हम डेली शाम को करते क्या थे, 9 9 की 2 टीम बनाते थे और मैच खेलते थे। क्योंकि 22 नहीं थे, इसलिए 11 11 की टीम नहीं बन पाती थी, 9 9 की ही टीम बनती थी। लेकिन उस 18 स्टूडेंट्स में सभी खेलने में अच्छे नहीं थे। 7 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो खेलने में बड़े अच्छे थे। तो हम सभी ने ये डिसाइड किया कि अगर ये 7 सभी जो खेलने में अच्छे हैं एक ही टीम में हो जाएंगे, तो दूसरी टीम तो बिना खेले ही हार जाएगी, देखते ही सरेंडर कर देगी। हमने सोचा कि गेम बराबर का है, इसीलिए हम करते क्या थे, डेली जो 7 खेलने में अच्छे थे उसमें से 4 को एक साइड में कर देते थे, 3 को दूसरे साइड में करते थे। ये पहले ही हम डिसाइड कर लेते थे, ये 4 एक साइड में, ये 3 दूसरे साइड में। एक टीम का कैप्टन मैं बन जाता था, दूसरी टीम का मेरे इक्विवेलेंट एक और बन जाता था। ये डिसाइड हो चुके, ये डिवाइड हो गए, ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था। अब मैंने कहा कि मेरे टीम में जो आना चाहते हो आ जाओ। मुझे अपनी टीम को तैयार करने के लिए 5 चाहिए थे और 11 बचे हुए थे। मान लो ये 5 हमारी टीम में आ जाते हैं, मैंने अपनी टीम कंप्लीट कर ली और ये हो गया 11C5। अब 6 बचे हुए हैं और दूसरी टीम को तैयार करने के लिए उसे 6 की जरूरत है। दूसरे टीम के कैप्टन ने कहा जितने बचे वो सारे मेरे टीम में आ जाओ।
तो ये 6 इसके टीम में आ गए। 6 से 6 लिखे ना लिखे। एक बार ऐसा हुआ, मैं भी अपनी टीम के साथ बैठा हुआ था, दूसरे टीम का कैप्टन भी अपनी टीम के साथ बैठा हुआ था। हम दोनों ने सोचा क्यों ना अपनी टीम के साथ अरेंजमेंट कर दिया जाए। मैंने अपनी टीम के साथ अरेंजमेंट किया 9 फैक्टोरियल आया, दूसरे टीम के कैप्टन ने अपनी टीम का अरेंजमेंट किया 9 फैक्टोरियल आया। 6 से 6 क्योंकि 1 होता है तो फाइनल आंसर आपका हुआ 11c5 इंटू 9 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल वही है, केवल हमने इसको दूसरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया, शायद आप समझना इजी हो जाएगा आपका। अच्छा, किसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं और उस एग्जाम्पल के बेस पर भी यही हो जाएगा। जा देखते हैं। एग्जाम्पल भाई, 18 स्टूडेंट्स 9 की टीम बनाते थे, मैच खेलते थे। 22 नहीं थे, इसलिए 11 की टीम नहीं बन पाती थी, लेकिन 7 खेलने में बहुत अच्छे थे, तो 4 एक साइड में हो जाते थे, 3 दूसरे साइड में हो जाते थे। यहां तक तो स्टोरी ठीक है। एक बार दूसरे टीम के कैप्टन ने कहा कि भाई मुझे अपनी टीम पहले तैयार करनी है। मैंने कहा ठीक, कर दो तैयार। उसे अपनी टीम के लिए और कितने चाहिए? 6 चाहिए, क्योंकि उसकी टीम में तो 3 ही थे। तो उसे अपनी टीम को तैयार करने के लिए 6 चाहिए। उसने कहा कि 11 में से जो 6 मेरी टीम में आना चाहते हो आ जाओ। ये 6 उसकी टीम में चले गए। ये हुआ 11 से 6। अब बचे तो 5 है और मुझे अपनी टीम को तैयार करने के लिए 5 ही चाहिए। मैंने कहा कि भाई जितने बचे हो सारे मेरे टीम में आ जाओ। 5 से 5 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों की टीम 9 तैयार हो गई, मैच खेलते थे। लेकिन एक दिन हम दोनों ने सोचा कि अपनी अपनी टीम का अरेंजमेंट कर लिया जाए। मैंने अपनी टीम का अरेंजमेंट किया 9 फैक्टोरियल, दूसरे टीम के कैप्टन ने भी अपनी टीम का अरेंजमेंट किया 9 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो 11 से 6 इंटू 9 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। सही ये भी है, सही ये भी है। इन दोनों के आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने यह केवल इसलिए बताया है कि मान लो मैं ये बता दे रहा हूं, आपने इसे यूज भी कर लिया और ऑप्शन में कहीं ये आ गया तो क्या कि अब तो डिफर हो गया। दोनों की मीनिंग एक ही है। 11 से 6 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू 11 से 5 की भी होती है। सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। एक और स्टेटमेंट इसमें समझने की कोशिश करें कि अगर यही लास्ट स्टेटमेंट हमने चेंज कर दिया होता, सीटिंग अरेंजमेंट का वर्ड गायब है। जो लास्ट वर्ड इसमें मैंने क्या कहा था? इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ सीटिंग फॉर सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के लिए कितने तरह से बनाए जाएंगे। अगर ये सीटिंग अरेंजमेंट के जगह पर कर दिया होता सिलेक्शन कैन बी मेड, तो उस केस में क्या होता? यहां भी 9 फैक्टोरियल हम हटा देते, 11c5 होता, और यहां भी हम 11 से 6 करते, तो आपका फाइनल आंसर होता 11c5 या 11 से 6। इन दोनों में से कोई एक। ध्यान रहे, अगर हमसे सिलेक्शन कैन बी मेड पूछा गया तो हम इनटू 9 फैक्टोरियल नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और अगर सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया तो 9 फैक्टोरियल के साथ हम अपने आंसर को बताएंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है वह है 8 गेस्ट हैव टू बी सीटेड 4 ऑन ईच साइड ऑफ ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल. 2 particular guests desire to sit one side of the table and one other on another side. Determine the number of ways in which the selection can be made. अब selection can be made में जो into factorial करने वाले हैं वो नहीं करेंगे, तो ये आप ट्राई कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द वे ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। द वे ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में से 4 लेटर्स का सिलेक्शन क्या होगा? एग्जामिनेशन में से 4 वर्ड्स का सिलेक्शन। अब जब भी आप ये वीडियो देखें थोड़ी देर के लिए पॉज करें, अपने आंसर को बताएं, फिर इस वीडियो में यूज किए गए आंसर को चेक करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे तुरंत, कितने अल्फाबेट्स हैं? 3 3
3 9 11 11 C4 ये कर देंगे। 4 लेटर्स का सिलेक्शन एग्जामिनेशन वर्ड में से 11 C4। फिर मैं कहूंगा कि जी इसमें तो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, फिर कहेंगे हाँ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो ये सही नहीं होगा, वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो ये हटाओ, अच्छा नहीं है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा A 2 टाइम्स, I 2 टाइम्स, N 2 टाइम्स। अब ये होगा, ठीक है। लेकिन भाई साहब जरा सोचो कि मैंने ये जो डिवीजन फॉर्म में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है, ये तो हमने फार्मूला परमुटेशन में बताया है, ये कब कॉम्बिनेशन में कब से लगने लगा? मैंने ऐसा तो कोई फार्मूला कॉम्बिनेशन में बताया ही नहीं। कॉम्बिनेशन में तो 4 फार्मूले अलग अलग, फिर ये कहां से आ गया? फार्मूले में भी मिक्सअप करना शुरू कर दिया। इसलिए ये सॉल्यूशन सही नहीं है। फिर क्या करें? फिर थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन छोड़ दें, देखें एक एग्जांपल। टाइम से अच्छा नहीं है। मैं एक एग्जांपल यूज कर रहा हूं, इसे आप देखें और कुछ समझने की कोशिश करें। देखिए हो सकता है डायग्राम बहुत अच्छा ना बने, लेकिन मान लें ये देखें सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं। इस सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स में आप ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों भी आइडेंटिकल, ये दोनों भी आइडेंटिकल, मीन ट्विंस हैं। और ये 5 नॉर्मल है, आइडेंटिकल नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल, ये हमारे पास 11 सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, इसमें 3 पेयर्स ट्विंस के हैं और 5 अलग अलग है, डिफरेंट है। इसमें से 4 स्टूडेंट्स को सीए फाउंडेशन में हमें पास कराना है, किसी टेस्ट में पास कराना है। कितने तरह से ये 4 पास हो सकते हैं? सोचें, जितने सोच सकते हो सोच लें, कितने तरह से 4 पास हो सकते हैं। एक केस किसी ने कहा कि इन 3 पेयर्स में से अगर हम 2 पेयर्स ले लें तब भी तो 4 पास हो जाएंगे। 2 पेयर्स में नहीं, 2 ट्विंस के पेयर्स। हाँ बिल्कुल सही है, हो सकता है। तो हमने 2 पेयर्स ले लिए, 2 पेयर्स में से 4। किसी ने कहा कि अगर 1 पेयर ले लें, 1 पेयर में 2 आ गए और 2 डिफरेंट ले लें। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेकेंड केस हमने बना लिया 1 पेयर एंड 2 डिफरेंट, मीनिंग जो ट्विंस नहीं है, डिफरेंट की मीनिंग आई है, अलाइक कर सकते हैं। थर्ड, किसी ने कहा कि भाई चारों डिफरेंट कर लो, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, चारों डिफरेंट कर लो। और कोई सोच सकते हैं, इसमें से 1 पेयर में से और 2 डिफरेंट, भाई सब हो गया है। 2 पेयर 4, ये भी हो गया है। सब डिफरेंट हो जाए, ये भी हो गया है। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे जी इसमें से 1, इसमें से, तो भाई साहब इसमें से 1 और इसमें से 3, तो मीनिंग चारों डिफरेंट ही तो हुए, वो तो हो चुके हैं। तो मीनिंग ये, हम इससे अधिक 4 को पास नहीं करा सकते। इतने ही केसेस बन सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है उससे अधिक। तो अब जरा देखते हैं, ये जो 2 पेयर्स का सिलेक्शन होगा ये इन 3 पेयर्स में से ही तो होगा। अब इन 3 पेयर्स में से अगर हम 2 पेयर्स का सिलेक्शन करें तो हमें लिख देना चाहिए 3C2। 3C2 की मीनिंग होती है 3, ये तो 1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? 1 पेयर। जरा ध्यान दें, हमारे पास यहां 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स में से 1 पेयर, तो हमने लिख दिया 3C1। 3C1 की मीनिंग 3 पेयर्स में से 1 पेयर आ गया। जरा ध्यान दें, मान लीजिए पेयर गायब हो गया, हमें 2 डिफरेंट चाहिए। अब जरा सुने ध्यान से, 1 डिफरेंट, 2 डिफरेंट, 3 डिफरेंट, 4, 5। जरा सोचे, इन दोनों में से भी तो कोई एक पास हो सकता है, इन दोनों में से भी तो कोई एक पास हो सकता है। तो क्या जो डिफरेंट है
वो 7 नहीं हुए, क्योंकि जो ट्विंस होते हैं कोई जरूरी तो नहीं कि दोनों एक साथ ही पास हो, ये भी तो हो सकता है एक ही पास हो। तो मीनिंग जो डिफरेंट है वो डिफरेंट जो 2 का हम सिलेक्शन करने वाले हैं वो इन 5 में से नहीं 7 में से करने वाले हैं, तो इंटू 7 C2 हो गया, क्योंकि इन दोनों में से भी तो एक एक हो सकते हैं और वो एक एक होंगे तो डिफरेंट ही तो होंगे, तो 7C2 हो गया। अब 3C1 होता है 3 और 7C2 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 6 3 21 और 21 इंटू 3 आता है 63। अच्छा जी आगे चलते हैं। चारों डिफरेंट के मीनिंग ये 5 तो ऑलरेडी डिफरेंट है, इसमें से एक इसमें से एक इसमें से एक, चेक करके देखें कोई मैच हो रहा है क्या, सब डिफरेंट ही तो है। तो मीनिंग टोटल 8 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और इसमें से हमें 4 चाहिए, तो 8C4 की कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, नीचे एक 4 फैक्टोरियल तो रह जाएगा, दूसरे 4 फैक्टोरियल को अगर एक्सपेंड करें तो 2 3 जा 6 4 2 जा 8, तो 5 इंटू 2 10 इंटू 7 70 ये हुआ। एक स्टेटमेंट आप पहले से जानते हैं, अगर एक ही स्टेटमेंट के कई केसेस बन रहा हो तो जितने केसेस बनते हैं सभी ऐड होने चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में केवल 4 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन चाहिए था, इन 4 के सिलेक्शन के लिए आपने कहा कि हमारे पास 3 तरीके हैं, तो अब इन जितने तरीके बताए गए वो तो सभी ऐड होने चाहिए। तो 363 और 70 अगर आप ऐड करेंगे तो यह आएगा 136 वेज। ये तो हुआ इस कार्टून का। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसमें A 2 टाइम्स, I 2 टाइम्स, N 2 टाइम्स, E X M T O। क्या ये एग्जाम्पल उसी तरह से नहीं है जिस तरह से ये है? देखें यही तो है, 3 पेयर्स 5 डिफरेंट। तो अगर इन कार्टून्स में से 4 के सिलेक्शन के लिए आंसर 136 हो सकता है, तो इस एग्जामिनेशन वर्ड में से ही 4 के सिलेक्शन का केस 136 ही बनेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन है, every person shake hand with each other in a party and the total number of shake hands is 66. The number of guests in the party is। ये क्वेश्चन सुपर 30 जो भी किसी ने मूवी देखी हो उसमें आनंद कुमार ने पूछा था। ये पर्टिकुलर तो नहीं था, उन्होंने क्या पूछा था वो मैं आपको बता रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को बता रहा हूं। उन्होंने ये पूछा था कि जो 30 स्टूडेंट्स आपस में हो, अगर सभी एक दूसरे से केवल एक एक बार शेक हैंड करो तो टोटल कितने शेक हैंड्स होंगे, ये पूछा था। यहां क्या पूछा गया, एक कोई पार्टी है, उस पार्टी में सभी एक दूसरे से केवल एक ही बार शेक हैंड कर रहे हैं और टोटल शेक हैंड्स हो रहे हैं 66, तो पार्टी में गेस्ट कितने थे, ये पूछा गया। उस एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल में दोनों सेम है। उसमें उन्होंने पूछा था कितने शेक हैंड्स होंगे और इसमें पूछ लिया गया शेक हैंड 66 बन रहे हैं तो गेस्ट कितने थे, ये पूछा गया। इसको 2 तरह से सॉल्व किया जा सकता है, एक हिट एंड ट्रायल से करें और दूसरा फार्मूले से करें। हिट एंड ट्रायल से पहले देख ले, उसके बाद इसको फार्मूले से मैं आपको बता दे रहा हूं। हिट एंड ट्रायल मान लें किसी एक क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल में 11 पहला ऑप्शन है, आप चेक करना चाहते हैं कि 11 सही है गलत है। तो अगर 11 गेस्ट हैं कहीं भी किसी एक पार्टी में, तो पहला गेस्ट उठेगा, आगे सबसे शेक हैंड करेगा। तो जो पहला उठेगा कितने से शेक हैंड करेगा, 10 से। दूसरा जो उठा तो भाई साहब वो तो पहले से करेगा नहीं शेक हैंड, क्योंकि वो तो पहले एक बार हो चुका है, वो आगे वाले से शेक हैंड करेगा, मीनिंग 9 से। तीसरा जो उठेगा वह अपने आगे से करेगा, मीनिंग वह 8 से। 7 6 5 4 3 2। जो सेकेंड लास्ट उठेगा वो केवल 1 से ही करेगा, और जो लास्ट बैठा उसे उठने की जरूरत ही नहीं किसी से करने के लिए, उससे तो सारे कर लिए शेक हैंड।
इतने शेक हैंड्स बने, अगर इसका एडिशन 66 होता है तो पार्टी में 11 गेस्ट होंगे, ये मान लिया जाएगा। लेकिन अगर हम इसका एडिशन चेक करें तो शायद 55 आता है। एक बात चेक करके देख लेते हैं हम। 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 55 आएगा। इसकी मीनिंग जो ऑप्शन ए है वह गलत है। दूसरा ऑप्शन मान लें 12 दिया जाता है। अब 12 गेस्ट अगर होते तो पहला गेस्ट जो उठेगा वो तो 11 से शेक हैंड करेगा ना, इसी में 11 कर दे। दूसरा उठेगा फिर 10 से करेगा, एक एक आगे चलता चला जाएगा। तो मीनिंग इसी में 11 एक बढ़ गया, तो मीनिंग टोटल कितने हो गए? 66 हो गए। 66 शेक हैंड्स कब बने? जब पार्टी में 12 गेस्ट थे। यही आंसर है। ये तो था हिट एंड ट्रायल कि हम डायरेक्ट उसे से चेक कर लें। दूसरा तरीका यह है, शेक हैंड करने के लिए जनरली 2 की ही जरूरत होती है। अगर हम मूवीज को छोड़ दें, उसमें तो 4 भी एक साथ हैंड शेक करते हैं, 2 की जरूरत होती है। अगर हमने ये मान लिया कि पार्टी में टोटल गेस्ट n है तो शेक हैंड करने के लिए 2 की जरूरत होती है, तो मीनिंग NC2 इक्वल्स टू 66। इस फार्मूले से n की वैल्यू निकाल लें। एक तरीका ये है, जितने पार्टी में गेस्ट थे हमने उसे n मान लिया, शेक हैंड करने के लिए 2 की जरूरत होती है, इक्वल्स टू 66, टोटल शेक हैंड्स हैं। n की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे, 12 ही आएगा इस क्वेश्चन का आंसर।